मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। शायर ने इन पंक्तियों को बड़ी गहराई में डूब कर लिखा होगा, क्योंकि शायर की लिखी हुई ये पंक्तियाँ बेरहमी से कत्ल हुए श्रद्धा वकार पर हूबहू सटीक बैठती है। श्रद्धा मर्डर केस के बाद दिल्ली में हूबहू श्रद्धा कत्ल जैसा मामला पेश आया है। कत्ल के बाद लाश को टुकड़ों में काट कर फ्रीज में डाला गया और फिर उन टुकड़ों को दिल्ली की अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। श्रद्धा कत्ल के ठीक 12 दिनों बाद यानी 30 मई को यह कत्ल हुआ था। श्रद्धा के कातिल आफताब की तरह ही ये कातिल भी 6 महीने तक आज़ाद घूमते रहे और आखिर 6 महीने बाद ही सही, लेकिन कातिल अब पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक छोटे से रामलीला मैदान की झाड़ियों में मिलने वाले बैग से। 5 जून 2022 की सुबह दिल्ली के रामलीला मैदान की झाड़ियों में एक शख्स की नज़र एक लावारिस बैग पर पड़ी। शक होने पर उसने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। दिल्ली पुलिस रामलीला मैदान पहुंचकर बैग की तलाशी ली। बैग के अंदर से पुलिस को कटा हुआ इंसानी पैर मिला। पुलिस को लगा कि इंसानी पैर है तो जिस्म के दूसरे हिस्से भी होंगे। पुलिस ने रामलीला मैदान की झाड़ियों को खंगालना शुरू कर दिया और आखिर पुलिस को एक प्लास्टिक बैग में कटा हुआ दूसरा पैर भी मिल गया। अब पुलिस को जिस्म के दूसरे हिस्से की तलाश थी। अगले दिन उसी रामलीला मैदान से एक बार फिर पुलिस को कॉल आया और इस बार प्लास्टिक बैग से इंसानी जिस्म के 2 कटे हुए जांघ के हिस्से मिले। फिर अगले दिन इंसानी कटे हुए 2 हाथ, तो उसके अगले दिन कटा हुआ सर भी मिल गया, लेकिन कमर से लेकर गर्दन तक का हिस्सा अभी भी गायब था। चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था ताकि पहचान में ना आ सके। लाश के मिले हुए टुकड़ों को फोरेंसिक जांच के बाद लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में रख दिया गया। अब पुलिस के आला अधिकारी से लेकर क्राइम ब्रांच की पूरी टीम जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ साथ इस केस की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। जगह जगह सीसीटीवी को खंगाला गया, मगर पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला और इस तरह कई महीने बीत गए। कातिल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। एक बार फिर से पुलिस ने इन सारी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया और आखिर पुलिस को कामयाबी मिल गई। 31 मई की रात रामलीला मैदान के आसपास एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि एक मर्द और औरत हाथ में प्लास्टिक बैग लिए हुए रामलीला मैदान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वापसी में वो बैग उनके हाथ में नहीं था। पुलिस को शक हुआ, लेकिन रात होने की वजह से इन दोनों की पहचान न हो सकी। पुलिस ने एक बार फिर कोशिश की और इस बार 1 जून के दिन का एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें यही दोनों हाथ में बैग लिए रामलीला मैदान की तरफ जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उस सीसीटीवी में भी उनका चेहरा नहीं दिखा। पुलिस समझ चुकी थी कि मुजरिम यही दोनों हैं, लेकिन बिना चेहरा देखे इतने बड़े शहर में इन दोनों को खोजेंगे कैसे। पुलिस ने आस पड़ोस में जाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस की तलाश जारी थी। वक्त गुजरता गया और आखिर इसी नवंबर के महीने में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को पता चला कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से अंजन दास नाम का आदमी गायब हुआ था। किसी तरह पुलिस ने अंजन दास के घर का एड्रेस मालूम कर लिया और फिर पुलिस अंजन दास के घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही पुलिस की मुलाकात 28 वर्षीय दीपक और उसकी मां पूनम से हुई। पहली नज़र में ही उन दोनों पर पुलिस को शक होने लगा, क्योंकि उन दोनों की कद काठी सीसीटीवी में देखे गए मर्दों औरत से हूबहू मिलता जुलता था। पुलिस ने अंजन दास के बारे में पूछताछ की, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो 6 महीने से गायब हैं। इसने पूछा कि आप लोगों ने अंजन दास की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस के इस सवाल पर माँ बेटे ने अलग अलग बातें करनी शुरू कर दी, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। और फिर घर की तलाशी के दौरान पुलिस को ऐसा सबूत मिला जिसके बाद माँ बेटे के पास सच बोलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। पूनम के घर से पुलिस को 2 ऐसे कपड़े मिले जिसे पहनकर 1 जून को माँ बेटे लाश के टुकड़े फेंकने रामलीला मैदान गए थे। और फिर पूनम ने पूरी कहानी सुनाई। पूनम का जन्म झारखंड में हुआ था। सिर्फ 13 साल की उम्र में झारखंड के ही रहने वाले सुखदेव से पूनम की शादी हो गई। सुखदेव दिल्ली में नौकरी करता था। 1 साल बाद पूनम के यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई। बेटी की पैदाइश के बाद एक बार फिर सुखदेव दिल्ली चला गया, लेकिन इस बार ऐसा दिल्ली गया कि कभी दोबारा लौटकर वापस नहीं आया।
कई साल बीत गए मगर सुखदेव की कोई खबर नहीं। इधर परेशान पूनम बेटी के साथ पति को तलाश करती हुई 1997 में दिल्ली पहुंच गई। पूनम अपने पति को तलाश कर कर के थक गई, लेकिन पति सुखदेव का कोई सुराग नहीं मिला। कई महीने बीत गए। इस दरमियान छोटे मोटे काम करके पूनम अपनी बेटी के साथ वक्त काटने लगी। तभी पूनम की मुलाकात एक कल्लू नाम के आदमी से हुई। अब कल्लू भी पूनम के पति को खोजने में उसकी मदद करने लगा। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे कल्लू और पूनम में प्यार हो गया और अब ये दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगे। कल्लू से पूनम के यहाँ 2 बेटी और 1 बेटे की पैदाइश हुई। कल्लू को बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत थी, जिसकी वजह से उसका लीवर खराब हो गया और आखिर 2016 में कल्लू की मौत हो गई। 2015 में पड़ोस में रह रहे लिफ्ट मैकेनिक अंजन दास से पूनम को प्यार हो गया था और कल्लू की मौत के बाद पूनम अंजन दास को अपने घर बुलाकर उसी के साथ रहने लगी। पूनम अपने बेटे दीपक के साथ साथ बड़ी बेटी की शादी कर चुकी थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पूनम की बेटी तलाकशुदा हो गई। तलाक के बाद वह अपनी मां के साथ ही रहने लगी। कहते हैं कि अंजन दास को भी बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत थी। अंजन दास ने कुछ दिनों से काम धंधा भी करना छोड़ दिया था। इसी दरमियान पूनम को पता चला कि अंजन दास की बिहार में रह रही दूसरी बीवी से उसके 8 बच्चे भी हैं। पैसे न होने की वजह से अंजन दास पूनम के गहने चुराकर अपनी दूसरी बीवी को खर्च भेजने लगा। तब भी पूनम खामोश रही। अंजन दास के अंदर एक और बहुत बुरी आदत थी। अंजन दास पूनम की और तलाकशुदा बेटी को बुरी नजर से देखता था। कई बार वो छेड़खानी भी कर देता और आखिर ये बात पूनम के बेटे दीपक तक पहुंच गई। दीपक ने गुस्से में अपनी मां से कहा कि अंजन दास का हिसाब करना पड़ेगा। चूंकि पूनम भी अंजन दास से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने भी बेटे की हाँ में हाँ मिला दिया। सबसे पहले दीपक ने एक चाकू खरीदा और लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो कई दिनों तक दिल्ली की अलग अलग जगहों पर घूमता रहा और आखिर 30 मई की शाम अंजन दास के घर आने के बाद बेहोशी की दवा मिलाकर शराब पिला दिया। शराब पीते ही अंजन दास बेहोश हो गया। फिर चाकू से दीपक ने अंजन दास के गले पर वार किया। पहले ही वार में अंजन का काम तमाम हो गया, लेकिन गुस्से में दीपक ने चाकू से कई और वार किए। पूरा घर खून से भर गया। पूनम ने अपनी बहू और बेटी को पहले ही किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया था। पूनम और दीपक पूरी रात लाश के साथ ही कमरे में रहे। फिर अगली सुबह उसने अच्छी तरह पूरे घर की सफाई की और अंजन दास की लाश को 10 टुकड़ों में काट दिया। लाश के अलग अलग टुकड़ों को एक एक लिफाफे में डालकर फ्रीज में रख दिया। फिर 31 मई से लेकर 5 जून तक लाश के टुकड़ों को रामलीला मैदान की झाड़ियों में फेंकता रहा। आफताब ने भी श्रद्धा की लाश के आखिरी टुकड़े 5 जून को ही फेंका था। लाश को ठिकाने लगाने के बाद ये लोग एक बार फिर से आम लोगों की तरह जिंदगी काटने लगे। पुलिस ने पूनम और दीपक से श्रद्धा केस के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि अंजन दास को कत्ल करते समय हमें इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन हम हमेशा श्रद्धा मर्डर केस के अपडेट देखते रहते। पुलिस ने पूनम के आस पड़ोस में रहने वालों से जब पूछताछ की कि श्रद्धा मर्डर केस खुलने के बाद इनका रवैया कैसा था, तो पड़ोसियों ने बताया कि इनके चेहरे से तो कोई ऐसी खास बात मालूम नहीं हुई, लेकिन ये पड़ोसियों से भी बिल्कुल अलग थलग रहते थे। फिलहाल ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। पूनम की बहू और बेटी का इस कत्ल से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। पुलिस हथियार को तलाश कर रही है। अजीब इत्तेफाक है कि दोनों कत्ल 6 महीने पहले हुए। दोनों में लाश के टुकड़े करके जंगलों में फेंके गए। दोनों केस का खुलासा नवंबर के महीने में हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।